हेलो ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सी एस विद शशांक चैनल पे। हम यहाँ पे जो है वो सी एस से जुड़े हुए सी एस कोर्स और सी एस से जुड़े हुए जो भी बातें होती है उसके बारे में हम बात जो है वो करते हैं। ठीक है, तो हम जो है हमारा चैप्टर आगे बढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ एंड डिस्क्लोजर। उसमें हमने सारे जो अपन कह सकते हैं डिस्क्लोजर्स थे उनके बारे में समझ लिया था। ठीक है, अब कुछ स्केड्यूल्स हैं जैसे स्केड्यूल 3, 4 और 5, तीन ये स्केड्यूल्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, समझना है। तो एक करके समझते हैं कि क्या है स्केड्यूल 3 क्या कहता है और स्केड्यूल 4 स्केड्यूल 5 क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केड्यूल 3। ठीक है, सो स्केड्यूल 3 जो है वो बात स्केड्यूल 3 के अंदर पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्केड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है, ठीक है, या जो स्केड्यूल 3 का जो पार्ट ए है वो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट और इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। ठीक है, मतलब हम जो है वो डिस्क्लोजर्स के बारे में ही पढ़ेंगे इसमें भी। ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें आप पैरा ए से अपन पढ़ते हैं, चालू करते हैं। पैरा ए, इवेंट विच शेल बी डिस्क्लोज विदाउट एनी अप्लीकेशन ऑफ द गाइडलाइंस फॉर मटेरियलिटी एज स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन ए ऑफ रेगुलेशन 30। ठीक है, जो इवेंट्स, ऐसे कौन कौन से इवेंट्स जो होते हैं वो डिस्क्लोज करना पड़ते हैं बिना मटेरियलिटी का ध्यान रखे हुए एज स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 4 रेगुलेशन 30। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है पॉइंट एक्वाजिशन का। ठीक है, सो सबसे पहले अपन समझते हैं क्या कहता है ये। तो एक्वाजिशंस इंक्लूडिंग अग्रीमेंट टू एक्वायर, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, रीस्ट्रक्चरिंग और सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी यूनिट्स, डिविजन्स और सब्सिडरी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और एनी अदर रीस्ट्रक्चरिंग। एक्सप्लेनेशन की बात करें इसका, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब पेरा द वर्ड एक्वाजिशन शेल मीन। ठीक है, मतलब इस सब पेरा के हिसाब से जो वर्ड एक्वाजिशन है उसका मतलब क्या है। चलो एक्वाजिशन का मतलब समझते हैं। एक्वाजिशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एक्वायर करना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, या एक्वायर करना शेयर्स या वोटिंग राइट्स किसी कंपनी में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, सच दैट लिस्टेड एंटिटी होल्ड्स शेयर और वोटिंग राइट्स एग्रीगेट टू 5% और मोर ऑफ द शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन द सेड कंपनी और देयर हैज़ बीन अ चेंज इन होल्डिंग फ्रॉम द लास्ट डिस्क्लोजर मेड अंडर द सब क्लॉज ए। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, एक्वाजिशंस। ठीक है, एक्वाजिशंस में इंक्लूड होता है अग्रीमेंट टू एक्वायर। ठीक है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जिसमें कि अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, रिस्ट्रक्चरिंग सब आ जाती है, और सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी यूनिट्स और डिवीजन और सब्सिडरी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और एनी अदर रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसका जो ये सब चीज़ों से जुड़ा हुआ जो रहता है डिस्क्लोजर। ठीक है, इसमें आपको जो मटेरियलिटी की गाइडलाइंस है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको बिना वो देखे भी आप ये इवेंट डिस्क्लोज कर सकते हो। पॉइंट नंबर बी आता है इसमें, issuance or forfeiture of securities, split or consolidation of shares, buyback of securities, any restriction on transferability of securities or alteration in terms or structure of existing securities including forfeiture, reissue of forfeited shares, alteration of calls, redemption of securities etc. ठीक है, मतलब अगर आप इशू कर रहे हो या फॉरफिट कर रहे हो कोई सिक्योरिटीज़, स्प्लिट कर रहे हो या कंसोलिडेट कर रहे हो शेयर्स, बायबैक कर रहे हो सिक्योरिटीज़, ठीक है, या एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर सिक्योरिटीज़ की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं या अल्टर कर रहे हो आप टर्म्स या स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का, जिसमें इंक्लूड होता है फॉरफीचर, री इशू, अल्टरेशन ऑफ कॉल्स, रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ भी आप बिना जो मटेरियलिटी की गाइडलाइंस है उन्हें देखे हुए डिस्क्लोज कर सकते हो। ये सारे वो इवेंट्स है। रिवीजन इन रेटिंग, अगर आप रेटिंग्स, आपकी जो रेटिंग्स है आप उसको रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको डिस्क्लोज करनी है बाकायदा। आउटकम ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के आउटकम्स होते हैं वो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ते हैं मटेरियलिटी गाइडलाइंस को देखने के बजाय देखे हुए। ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटी शेल डिस्क्लोज टू द एक्सचेंजेस विद इन 30 मिनट्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द मीटिंग हेल्प टू कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, जो लिस्टेड एंटिटीज़ होती है उनको, जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस में उनके शेयर्स लिस्टेड है, ठीक है, उनको मीटिंग ख़त्म होने के 30 मिनट के अंदर केवल 30 मिनट के अंदर डिस्क्लोजर्स जो है करना पड़ता है। क्या क्या डिस्क्लोजर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें क्या क्या डिस्क्लोजर्स करना पड़ता है,
तो डिविडेंड्स और कैश बोनसेस रिकमेंडेड और डिक्लेयर्ड और द डिसीजन टू पास एनी डिविडेंड एंड द डेट ऑन विच डिविडेंड शेल बी पेड और डिस्पैच। ठीक है, डिविडेंड्स या कोई भी कैश बोनस जो कि रिकमेंड किया गया है या डिक्लेयर करा गया है, या और द डिसीजन टू पास एनी डिविडेंड, ठीक है, या कोई डिसीजन लिया गया है डिविडेंड पास करने का, और द डेट ऑन विच डिविडेंड शेल बी पेड, ठीक है, और किस तारीख को डिविडेंड पे किया जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा, उनसे मतलब डिविडेंड से जुड़ी हुई जानकारी जो है अगर बोर्ड मीटिंग में हुई है डिविडेंड से जुड़ी हुई कोई भी बात, तो उस ये चीज़ है जो डिविडेंड से जुड़ी हुई जानकारी है वो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस को 30 मिनट मतलब मीटिंग खत्म होने के 30 मिनट के अंदर अंदर ही प्रोवाइड कर देनी है। एनी कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड विथ रीजंस, अगर डिविडेंड कैंसिल कर दिया तो क्या रीजंस थे, ठीक है, ये चीज़ स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगी। डिसीजन ऑन बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर सिक्योरिटीज़ बायबैक कर रहे हो आप, उससे जुड़ा हुआ डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है, या सिक्योरिटीज़ बायबैक करने का डिसीजन अगर कंपनी लेती है तो ये चीज़ भी स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है। डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू फंड रेजिंग प्रपोज टू बी अंडरटेकन, ठीक है, अगर आप फंड रेज कर रहे हो तो उससे जुड़ा हुआ जो भी डिसीजन है वो भी किसको बताना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है। इंक्रीज इन कैपिटल बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स थ्रू कैपिटलाइजेशन, ठीक है, अगर आप जो कैपिटल है, ठीक है, जो शेयर कैपिटल है उसको इंक्रीज़ कर रहे हो बोनस शेयर इशू करके, ठीक है, कैपिटलाइजेशन के थ्रू, इंक्लूडिंग द डेट ऑन विच सच बोनस शेयर शेल बी क्रेडिटेड, और विद तारीख की आपका वो बोनस शेयर जो है वो इशू होंगे या क्रेडिट होंगे या डिस्पैच होंगे, ठीक है, ये सारी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजेस को देनी है। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स और सिक्योरिटीज, अगर आप जो ऐसे सिक्योरिटीज है जो आपने फॉरफिट कर दी है या ऐसे शेयर आपने फॉरफिट कर रहे हो उनको वापस से री इशू कर रहे हो, या आप इशू कर रहे हो शेयर्स या सिक्योरिटीज़ जो कि रिजर्व के फॉर्म में रखी हुई है फ्यूचर इशू के लिए, और द क्रिएशन इन एनी फॉर्म और मैनर ऑफ न्यू शेयर्स और सिक्योरिटीज़ और एनी अदर राइट्स प्रिविलेज और बेनिफिट टू सब्सक्राइब टू, ठीक है, मतलब ये सारे जो शेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को 30 मिनट पहले बताना पड़ती है। शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अदर अल्टरेशन ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग कॉल्स, ठीक है, अगर आपने कोई भी कैपिटल जो हम कह सकते हैं कि भैया जो भी कॉल बुलाने से जुड़ी हुई जो कॉल्स जो बुलाई जाती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ठीक है, तो उसमें अगर कोई अल्टरेशन करा है या कुछ चाहे छोटा सा ही कुछ अल्टरेशन करा है तो वो चीज़ भी स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिजल्ट और डिसीजन ऑन वॉलंटरी डिलिस्टिंग बाय द लिस्टेड एंटिटी, अगर लिस्टेड एंटिटी खुद से ही डिलिस्ट होना चाहती है और उसके डिसीजन पर आते हैं तो ये डिसीजन भी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मिलाल के बाद अगर हम समझे कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसका जो भी आउटकम निकलते हैं वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना पड़ती है लिस्टेड एंटिटी को, उसके लिए मटेरियलिटी गाइडलाइन देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अग्रीमेंट्स, ठीक है, अग्रीमेंट्स जैसे कि भैया शेयर होल्डर अग्रीमेंट हो गया, जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट हो गया, फैमिली सेटलमेंट अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट्स या जो ट्रीटीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है विच आर बाइंडिंग एंड नॉट ए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। रिविजन्स और अमेंडमेंट्स एंड टर्मिनेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी जो है स्टॉक एक्सचेंज को बिना मटेरियलिटी गाइडलाइन के बता देनी है, डिस्क्लोज कर देनी है। फ्रॉड और डिफ़ॉल्ट बाय प्रमोटर और की मैनेजरल पर्सन और बाय लिस्टेड एंटिटी और अरेस्ट ऑफ की मैनेजर पर्सन और प्रमोटर, अगर कोई भी फ्रॉड या डिफ़ॉल्ट जो है वो करा है प्रमोटर ने, KMP ने या लिस्टेड एंटिटी ने, या कोई भी KMP या जो प्रमोटर है वो अरेस्ट हो गया है, तो ये जानकारी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देना है। इसमें मटेरियलिटी देखना ही नहीं है क्योंकि ये मस्ट है डिस्क्लोज करना, ठीक है, ऐसी जानकारी है। इसके अलावा 7 बात करता है पॉइंट चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, अगर आप डायरेक्शन में कोई चेंज कर रहे हो जैसे कि भैया डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, KMP चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ऑडिटर या कंप्लायंस ऑफिसर चेंज हो रहे हैं, तो ये जो इनके चेंजेस से जुड़ी हुई जो डिस्क्लोजर है वो भी कंपनी को कर देना है, ठीक है। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, अगर जो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर है वो रिज़ाइन कर देता है तो उसके रेजिग्नेशन की डिटेल्स कि क्यों भैया ऑडिटर ने रिज़ाइन करा, ठीक है, शेल बी डिस्क्लोज बाय लिस्टेड एंटिटीज़ को डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंजेस को जितनी जल्दी हो सके, बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स ऑफ रिसिप्ट टू सच रीजंस, ठीक है, फ्रॉम द ऑडिटर, ठीक है, सीधी सी बात है, मतलब जितना जल्दी, जैसे ही ऑडिटर ने भैया रिज़ाइन करा, ठीक है, कंपनी को विथ रीज़न ये चीज़ कहाँ बतानी है, स्टॉक एक्सचेंजेस को बतानी है कि भैया हमारा जो ऑडिटर है उसने रिज़ाइन कर दिया है और ये उसका कारण है, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग रीजंस फॉर रेजिग्नेशन, ठीक है, तो इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी विद इन 7 days फ्रॉम द रेजिग्नेशन द फॉलोइंग डिस्क्लोजर शेल बी मेड टू द
स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी, एक बार फिर से थोड़ा सा ये पॉइंटर हमारे हिल, ठीक है। तो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग रीज़न फॉर रेजिग्नेशन। तो इन केस ऑफ रेजिग्नेशन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि भैया अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिज़ाइन कर देता है तो वो चीज़ भी कंपनी को जो है वो बतानी है स्टॉक एक्सचेंजेस को विथ रीज़न कि भैया हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने क्यों रिज़ाइन जो है वो किया, ठीक है। इसमें देखो पहला पॉइंट यही कहता है 7B का डिटेल्ड रीज़न फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। डिटेल रीज़न जो है वो देना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेजिग्नेशन का जो कि उस डायरेक्टर ने दिया है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब लिस्टेड एंटिटी को ये चीज़ स्टॉक एक्सचेंज को प्रोवाइड करनी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल अलॉन्ग विद द डिटेल रीज़न आल्सो प्रोवाइड अ कन्फर्मेशन दैट देयर इज़ नो अदर मटेरियल रीज़न, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भैया डिटेल रीज़न के साथ में एक कंफर्मेशन देना है कि जो भी ऐसा कोई भी मटेरियल रीज़न नहीं है, ठीक है, दूसरा जो भी भैया उसने बताया है उसके अलावा, ठीक है। मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसके अलावा उसके और कोई कारण नहीं है रेजिग्नेशन देने का। कंफर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अबाउ शेयर आल्सो बी डिस्क्लोज बाय द लिस्टेड एंटिटी टू द, और जो कंफर्मेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दी है वो चीज़ भी लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। अपॉइंटमेंट और डिसकंटिन्यूशन ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, अगर कंपनी कोई शेयर ट्रांसफ़र एजेंट अपॉइंट करती है उसकी जानकारी देना है किसको, लिस्टेड एंटिटी को। अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है मतलब वो छोड़ देता है अपनी पोस्ट तो वो चीज़ भी बतानी है। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, अगर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चर कर रही है कंपनी, ठीक है, लिस्टेड एंटिटी, तो ये चीज़ भी स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है। वन टाइम सेटलमेंट विद द बैंक, अगर बैंक साथ में एक टाइम सेटलमेंट कर लिया है कंपनी ने तो ये चीज़ भी डिस्क्लोज करनी है। रेफरेंस टू BIFR एंड वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल्ड बाय एनी पार्टी और क्रेडिटर्स, ठीक है। अगर जो वाइंडिंग अप पिटीशन है किसी पार्टी या क्रेडिटर ने फाइल करें तो ये चीज़ भी लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोज करनी है स्टॉक एक्सचेंजेस के पास में। इशूएंस ऑफ नोटिस, कॉल लेटर, रिजोल्यूशन एंड सर्कुलर सेंड टू शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर ऑफ एनी क्लास फॉर देम और एडवर्टाइज इन द मीडिया बाय द लिस्टेड एंटिटी। अगर लिस्टेड एंटिटी ने कोई भी नोटिस इशू किया, कॉल लेटर इशू किया, रिजोल्यूशन इशू किया, सर्कुलर भेजा है, ठीक है, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स को, ठीक है, या एडवर्टाइज कराया तो ये चीज़ भी बतानी है लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंजेस को। इसके अलावा एनुअल और एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग की क्या प्रोसीडिंग्स रही वो, अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है उसमें कोई अमेंडमेंट्स करते हैं लिस्टेड एंटिटी, इन ब्रीफ में लिस्टेड एंटिटी ने बतानी है किसको, स्टॉक एक्सचेंजेस को। इसके अलावा स्केड्यूल ऑफ एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, मीटअप होती है, ठीक है, या प्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट्स और वो एक तरीके से फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन हो रही है तो ये भी भैया लिस्टेड एंटिटी को बताना है, ठीक है। The following event in relation to the corporate insolvency resolution process is of listed and listed corporate debtor under the insolvency code, ठीक है। IBC के तहत जो भी भैया लिस्टेड कंपनीज होती है अगर वो CIRP की प्रोसेस चालू कर रही है, ठीक है, तो उसको कुछ डिस्क्लोजर्स करना पड़ता है। सबसे पहला फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP, ठीक है। सबसे पहले तो भैया जो लिस्टेड एंटिटी है उसको ये बताना है कि भैया हमने सबसे जो एप्लीकेशन फ़ाइल करी है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फ़ाइल करी है CIRP के इनिशिएशन से चालू करने के लिए, इसमें आपको बताना है कि कितना अमाउंट का डिफ़ॉल्ट है। दूसरी चीज़ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल करी है CIRP चालू करने की, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटा के अगेंस्ट में, तो उसमें भी भैया अमाउंट कितना है डिफ़ॉल्ट का वो चीज़ बतानी है। इसके अलावा एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ट्राइब्यूनल, अगर ट्राइब्यूनल ने एप्लीकेशन एडमिट कर लिए अलॉन्ग विद अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट और रिजेक्शन और विड्रॉवल एज एप्लीकेबल, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट मेड पर्सन टू ऑर्डर पास बाय द ट्राइब्यूनल, ठीक है, ट्राइब्यूनल ने जो भी ऑर्डर पास किया उससे जुड़ा हुआ पब्लिक अनाउंसमेंट डिस्क्लोज करना है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एज रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड बाय द कॉर्पोरेट डेटा अंडर रेगुलेशन 13(2)(c) ऑफ द IBBI रेगुलेशन 2016। अपॉइंटमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रायर और पोस्ट फैक्टो इंटीमेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है डिस्क्लोज करना है कंपनी को बिना किसी मटेरियलिटी का गाइडलाइन को ध्यान में रखे हुए, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे तो खैर इसमें, फिर पैरा B, पैरा C, पैरा D, 4 पैराज है वैसे इसमें, ठीक है।
तो अब हम एक करके अब सब पॉइंट्स पढ़ते चलते जाते हैं, क्योंकि वैसे भी देखो इसमें से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हो, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हो जो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, केवल वही पढ़ के जाइए। वैसे भी शेड्यूल 3 आई डोंट थिंक कि वो एग्ज़ाम में इतना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन इसका आएगा, लेकिन फिर भी हम एक समझने के हिसाब से पढ़ लेते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके डिस्क्लोजर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ें लिख के आ सकते हो बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें आता है अगला पॉइंट, नंबर ऑफ़ रिजोल्यूशन प्लान्स रिसीव बाय रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कितने नंबर ऑफ़ रिजोल्यूशन प्लान्स मिले हैं, ठीक है, उसकी जानकारी देना है। इसके अलावा फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशन प्लान विद ट्राइब्यूनल, ठीक है, ट्राइब्यूनल के पास में रिजोल्यूशन प्लान्स फाइल आउट करना, ठीक है। अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान बाय द ट्राइब्यूनल और रिजेक्शन इफ एप्लीकेबल, ठीक है, अगर रिजोल्यूशन प्लान जो है ट्राइब्यूनल ने अप्रूव कर लिया या रिजेक्ट कर दिया तो ये चीज़ भी कंपनी को बताना पड़ेगी, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर्स एंड डिटेल्स ऑफ द resolution plan is approved by the adjudicating authority under the insolvency code, not involving commercial sector, including details such as pre and post net worth of the company की pre और post net worth कितनी है, asset की डिटेल्स, सिक्योरिटीज़ की डिटेल, ठीक है, अदर मटेरियल लाइबिलिटीज़ डिटेल, प्री एंड पोस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिटेल्स ऑफ फंड infused in the company, additional liability on the incoming investor, impact on the investor, revised PE और RONV ratios, ठीक है, और सब चीज़ें। ठीक है, इसमें 17 पॉइंट बताते हैं। इनिशिएशन ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, अगर फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट करवाया है कंपनी ने तो ये फॉरेंसिक ऑडिट की जानकारी भी कंपनी को देना पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को। इन केस ऑफ इनिशिएशन ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट द फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट ऑफ इनिशिएशन ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, आखिर क्यों फॉरेंसिक ऑडिट करवाया, अलॉन्ग विथ नेम ऑफ एंटिटी के नेम के साथ में जिसने कि भैया ऑडिट करा है, और रीज़न कि भैया वही उसने ही क्यों करा है, ठीक है। दूसरा, फाइनल फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, एक फाइनल फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो है अलॉन्ग अदर देन फॉर फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएटेड बाय रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑन रिसिप्ट बाय द लिस्टेड एंटिटी अलॉन्ग विथ कमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। फिर पैरा नंबर बी, इसमें बात जो पैरा नंबर बी है शेड्यूल 3 का, वो कौन कौन से इवेंट्स की बात करता है, तो इवेंट्स विच शैल बी डिस्क्लोज अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द गाइडलाइंस फॉर मटेरियलिटी, ठीक है। मतलब ऐसे भी कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि आप केवल तभी डिस्क्लोज करोगे, जब लिस्टेड एंटिटी केवल तभी डिस्क्लोज करेगी जब मटेरियलिटी की गाइडलाइंस अप्लाई हो रही हो, या मटेरियलिटी की गाइडलाइंस को देखते हुए कि भैया ये चीज़ मटेरियलिटी गाइडलाइंस में है या नहीं। हमने जो पैरा ए में पढ़े इवेंट्स वो इवेंट्स थे जो कि कंपनी को डिस्क्लोज करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मटेरियलिटी गाइडलाइंस या मटेरियलिटी देखते हुए, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कमेंसमेंट और एनी पोस्टपोनमेंट इन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। अगर आप कमर्शियल प्रोडक्शन चालू कर रहे हो या उसको पोस्टपोन कर रहे हो, या कमर्शियल ऑपरेशन चालू कर रहे हो उसे पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जो डिस्क्लोजर्स हैं वो कंपनी को बाकायदा अपनी जो मटेरियलिटी गाइडलाइंस है, ठीक है, उसके हिसाब से या उसको देखते हुए करना है। दूसरा, चेंज इन द जनरल कैरेक्टर और नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, अगर जनरल कैरेक्टर या जो नेचर है बिजनेस का वो चेंज होता है, ब्रॉट अबाउट बाय अरेंजमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग टिप अप टाई अप एडॉप्शन ऑफ न्यू लाइंस और बिजनेस और क्लोजर ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। इसके अलावा कैपेसिटी एडिशन या प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है, अगर कैपेसिटी को ऐड कर रहे हो आप या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जो कि भैया आपको तभी डिस्क्लोज करना है जब आपकी जो मटेरियलिटी गाइडलाइन है वो अप्लाई हो रही हो, ठीक है, या वो उसके हिसाब से हो, ठीक है। इसके अलावा अवॉर्डिंग, बैगिंग, रिसीविंग, अमेंडमेंट या टर्मिनेशन ऑफ अवार्ड्स, बैग्ड ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा जो भी अग्रीमेंट होता है जैसे लोन अग्रीमेंट हो गया बोरोवर के रूप में, इसके अलावा कोई भी दूसरे अग्रीमेंट हो गए जिनका विच आर बाइंडिंग, जो कि बाइंडिंग है एंड नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। तो ये चीज़ों की मटेरियलिटी देखना कि भैया ये देखो ये सारे क्या हैं कि अगर आपने पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर दिए तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज देंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के बजाय, ठीक है। तो इसका आपको देखना है कि भैया इसमें मटेरियल चीज़ें कौन कौन सी, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से डिस्क्लोजर जो है वो करना है, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी वन और मोर यूनिट्स और डिवीजन, ठीक है, अगर जो लिस्टेड एंटिटी है उसके किसी एक या एक सारा यूनिट या डिवीजन में कोई डिस्ट्रप्शन होता है, ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी। इसके अलावा इफेक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ चेंज इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
के में चीन से कुछ जो भी उसके इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं लिस्टेड एंटिटी के ऊपर या जो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं लिस्टेड एंटिटी के ऊपर, वो सारी जानकारी भी जो है लिस्टेड एंटिटी को बाकायदा अपनी मटेरियलिटी गाइडलाइन के हिसाब से देना है। ठीक है, इसके अलावा लिटिगेशन, डिस्प्यूट, रेगुलेटरी एक्शंस विद इम्पैक्ट। फिर आता है 9th, फ्रॉड डिफ़ॉल्ट एक्सेट्रा बाय डायरेक्टर्स। ठीक है, मतलब अगर डायरेक्ट फ्रॉड या डिफ़ॉल्ट किसी डायरेक्टर के द्वारा करा गया है अदर देन KMP या एम्प्लॉय लिस्टेड एंटिटी के, ऑपरेशन टू परचेस सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग एनी ESOP और ESPS स्कीम, ऑप्शन टू परचेस सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग, ठीक है, अगर आप कोई ऑप्शन जो प्रोवाइड कर रहे हो ESOP या ESPS स्कीम से जुड़ा हुआ, ठीक है, गिविंग ऑफ गारंटी दे रहे हो या इंडेमनिटी, ठीक है, इसके अलावा ग्रांटिंग और विड्रॉवल, सरेंडर, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ की लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वह मतलब ये सारे कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, ठीक है, जो कि डिस्क्लोज करे जाएंगे, लेकिन बस ये देखना है कि वो जो मटेरियलिटी की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से हो, उनके ऊपर अप्लाई होते हो। ठीक है, सी आता है इसमें पार्ट पैरा सी, डिस्क्लोजर ऑफ अदर इवेंट्स। ठीक है, तो डिस्क्लोजर ऑफ कुछ ऐसे भी पैरा सी जो है वो कुछ बात करता है अदर इवेंट्स के डिस्क्लोजर की, और पैरा डी जो है वो एक बस कुछ नहीं, छोटा सा पॉइंट और कुछ नहीं है। तो एनी अदर इन्फॉर्मेशन और इवेंट मेजर डेवलपमेंट दैट इज़ लाइकली टू अफेक्ट बिजनेस, एग्जांपल इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, एक्सपायरी ऑफ अ पेटेंट, एनी चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दैट मे हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द अकाउंट्स एक्सेट्रा, एंड ब्रीफ डिटेल्स thereof, and any other information which is exclusively known to the listed entity which may be necessary to enable the holder of securities of listed entity to appraise its position and to avoid the establishment of a false market in such security। ठीक है, और कोई भी दूसरी अदर इन्फॉर्मेशन या इवेंट, ठीक है, जिनका मेजर जो कि भैया कहीं ना कहीं मेजरली अफेक्ट करती है बिजनेस को, ठीक है, जिनका मेजर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा बिजनेस को, तो ये चीज़ कंपनी को डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंजेस को। और पैरा डी जो है इसका जो Schedule 3 का वो ये कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ पैरा A, B and C लिस्टेड एंटिटी मे मेक डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, मतलब बोर्ड के द्वारा जो स्पेसिफाइड कुछ इवेंट्स इन्फॉर्मेशन होते हैं वो टाइम टू टाइम कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ डिस्क्लोजर्स, ठीक है, Schedule 3 के हिसाब से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो है समझेंगे डिस्क्लोजर Schedule 4 के हिसाब से फाइनेंशियल रिजल्ट से जुड़े हुए। ठीक है, देन फिर एक एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर है रेगुलेशन 34, और Schedule 5 हमारा ये पॉइंट आखिरी। Schedule 5 बहुत बड़ा डिस्क्लोजर एक तरीके से, देखेंगे इसको Schedule 5 को भी। मेन चीज़ जो है इसमें ये है, ये सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। सो इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम कवर कर ले जल्दी ही। ठीक है, और चैप्टर हमारा जो है वो वाइंड अप करते हैं अब। सो अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आज जो है वो हमने समझ लिया कि Schedule 3 के हिसाब से क्या क्या डिस्क्लोजर्स जो है वो करना पड़ते हैं। ठीक है, 4 पैराज में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे। मैं कोशिश करूँगा उन्हें सॉल्व करने की, उनका आंसर करने की। सो हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।